Dear students, welcome back. I'm very happy to bring this politics, including international relation paper analysis of December 2025. Why? Because this is a new series, and we have already released two of the episodes of this series, June 24 and June 25. तो ये थर्ड सीरीज से एक ओवरव्यू मेरे उन सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा जो इस पेपर जो 90 है सब्जेक्ट कोड उसमें यूजीसी नेट के एग्जाम देते हैं। मेरे काफी स्टूडेंट इसे देते हैं एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू ब्रिंग दिस। यदि आप सोच रहे हैं कि सर ये क्या बक बक कर रहे हैं, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉल साइंस हेल्प यूट्यूब चैनल, जो कि छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज सोशल साइंस में, अभी पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस में, वो भी एग्जामिनेशन पर्पज से। आज हम चर्चा कर रहे हैं यूजीसी नेट की जो दिसंबर 2025 की पेपर हुई है 7 जनवरी को, पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन, उसके पेपर को कर रहे हैं हम एनालाइज विद द ऑफिशियल आंसर की एंड टू आल्सो सी कि क्या कोई क्वेश्चन गलत भी है। लेट अस बिगिन। यस, आप सभी जानने को उत्सुक होंगे क्योंकि मैंने इस पे पोल करवाया था कि क्या इस बार आईआर जो M90 सब्जेक्ट कोड जो है, क्या उसकी जो अलग से कोई मॉक टेस्ट सीरीज होगी। तो यस, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट देयर विल बी ए सेपरेट मॉक टेस्ट सीरीज फॉर पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग आईआर एंड एरिया स्टडी फ्रॉम फरवरी। किस तारीख से होगी ये आप ब्राउज करते रहें यूट्यूब को, और जो चैनल है टेलीग्राम की उसको, ट्विटर, सब जगह ये मैसेज दी जाएगी। और यदि आप कोई बेस्ट रिसोर्स देख रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, ऑफ कोर्स दिस इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस, बट उतना ही उपयोगी आईआर के लिए भी है ये दो बुक, जिसकी यहाँ पे लिंक दी जा रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट क्लिकेबल लिंक होगी। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। 51 से लेकर के आपको पता है कि 150 तक, 51 से लेके 150 तक होते हैं जिसमें क्वेश्चन, जिसमें 141 से लेके 150 तक जो है वो तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप होती है, जो कि काफी आसान होती है। उसको यदि हम छोड़ दें तो 90 क्वेश्चन को एक तरह से मैं एनालाइज कर रहा हूं। एक जनरल ओवरव्यू यदि पेपर का लें, जो कि मैं हमेशा करता हूं क्वेश्चन आंसर शुरू होने से पहले, तो ये पेपर स्टैंडर्ड है, वेरी वेरी स्टैंडर्ड आईआर पेपर, ट्रू टू इट्स सिलेबस है और बहुत ज्यादा अरबिट नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो अरबिट है, मान लीजिए 8 to 10 रख लीजिए, उतना भी शायद नहीं है। ये होना जरूरी है इंडियन सर्कमस्टांसेस में, जहां की फिल्टरिंग करनी होती है बिकॉज ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स appear into the exam। तो कुछ क्वेश्चन इसलिए केवल दिए जाते हैं कि आप फिल्टर आउट कर सके, अदरवाइज दिस पेपर इज वेरी गुड। यदि आप आगे की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे वो सीयूईटी पीजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट हो या सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएससी, तो ये पेपर आपके लिए खासा खासा नॉलेज लेकर के आता है, ह्यूज ह्यूज ट्रेजर ट्रॉव। सो लेट अस बिगिन। एक बात मैं और बोलूंगा कि इन्होंने कुछ क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मेहनत करने के चलते थोड़े बहुत ये वेग हो गए हैं और एक दो क्वेश्चन में गलती भी हुई। जैसा ऐसा ऑलवेज होता है, जब सेटर ईमानदार कोशिश करता है तो वो ज्यादा फाल्टर करता है, ज्यादा एरर करता है, कॉपी पेस्ट में एरर कम होती है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। डर्टी वॉर के बारे में पूछ रहे हैं और ये आपको आईआर में जानना है। एरिया स्टडी यदि आप लैटिन अमेरिका का करेंगे तो डर्टी वॉर आपको उभर भर के आएगा। ये एक फेज है, इन्होंने बता ही दिया है, 1976 से 83 तक अर्जेंटीना में ऐसा हुआ था। और ये क्या था इसको आप देख सकते हैं। उस समय वहां पे एक राइट विंग मिलिट्री जुनता, इसको हुंता पढ़ा जाता है, हुंता की शासन थी, और अमेरिका का भी काफी इन्फ्लुएंस था। और वहां पे एक सिस्टमेटिकली जो है एब्डक्शन, टॉर्चर और मर्डर जो है थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन का हुआ था। दैट वाज कॉल्ड द सिविल वॉर कह लीजिए या टॉर्चर कह लीजिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो वायलेंस है उसको डर्टी वॉर कहा गया था इस पीरियड में अर्जेंटीना में। नॉन क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एजर्सन रीजन, अधिकतर का आंसर जो है 1 है, मतलब दोनों एक्सप्लेन करते हैं, दोनों करेक्ट हैं, और कुछ का 3 भी है। चलिए देखते हैं 1A या 3। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन लेड टू द राइज ऑफ पॉपुलिज्म इन पार्ट्स ऑफ यूरोप। आपको पता है फार राइज पार्टीज वहां पे बढ़ी हैं, तो ये पॉपुलिज्म का है। लेकिन यदि आप कंफ्यूज है तो यहाँ होल्ड ऑन, यहाँ सॉरी, यहाँ आइए। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज नैरोड इनइक्वलिटीज इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। केवल इधर छोड़ भी दीजिए इस सेंटेंस को, तो आपको पता है कि डिफरेंट जो इनइक्वलिटी रिपोर्ट आई उसने बताया कि ग्लोबलाइजेशन ने इनइक्वलिटी को, इनकम इनइक्वलिटी को और बढ़ाया है पूरे दुनिया में और डेवलपिंग कंट्री में। तो ये सीधा गलत हो जाता है।
द मोमेंट आप एक को गलत देख लेते हैं तो इसमें आसानी यह है कि ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं बाय लॉजिक ऑफ दिस रीजन रिजर्वेशन क्वेश्चन, और केवल यही बचता है। उसमें भी चूंकि आर गलत है तो एक ही बचता है, आप सीधा जो है जंप करते हैं कंक्लूजन तक, ऑप्शन 3। अरब मैग्रेव यूनियन जो है वो किस क्षेत्र में है या किस महाद्वीप में है, किस कंटिनेंट में है? अब यहाँ पे देखिए ये भी बहुत नोन क्वेश्चन है, क्योंकि मैग्रेब रीजन मैंने कई कई क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, ये अफ्रीका का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, जिसमें कि ट्यूनीसिया और मोरक्को, लीबिया ये सब आती है, मॉरिटेनिया एंड ऑल आती है। तो वो उसको मैग्रेब रीजन कहते हैं। तो ये मैग्रेब रीजन, उनकी जो यूनियन है वो भी उसी रीजन में होगी, और वो यहाँ तो अफ्रीका लिखा है, ये चाहते तो ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका कर सकते थे, ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका इसका सबसे सही है। अब ये भी जो है बहुत आसान, ये बहुत सुपर आसान है, क्योंकि वी ऑल नो कि हिजबुल्लाह जो है लेबनान से ऑपरेट करते हैं, शिया मिलिशिया जो अभी जिनको मुंह की खानी पड़ी, उनको बहुत चोट लगी है, इजराइल ने काफी उनको एक तरह से पीटा है। तो यदि देखें तो लेबनान, हिजबुल्लाह, और यहाँ पे देखें तो बी का 2, और एक ही बी का 2 है, इससे मैच हो जाता है। बाकी को आप मैच करके रट करके जाइए, बिकॉज रेडिकल ग्रुप, जैसे कि यदि आप इसको देखेंगे तो ये सभी मैच्ड है। तो म्यांमार में अराकान ग्रुप है, बांग्लादेश में जीएमबी का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, इराक में महदी महदी ग्रुप है। तो इस सबको थोड़ा देख करके आप नॉलेज गेन करके आगे बढ़े। अब ये आइए, विच अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट न्यू सॉवरेन स्टेट? मतलब 21st सेंचुरी जब आता है 2000, तो जो पहला कंट्री सॉवरेन बना वो ईस्ट तैमूर था। ईस्ट तैमूर है का, उसके बाद साउथ सूडान। ईस्ट अभी हाल में ईस्ट तैमूर जो है 11th आसियान कंट्री भी बन जाता है। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के ठीक नॉर्थ के ऊपर में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा सा आइलैंड है। इस आइलैंड का दो टुकड़ा है। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो इंडोनेशिया के कब्जे में है, जो ईस्टर्न पार्ट है वो भी पहले इंडोनेशिया के कब्जे में था, लेकिन इन्होंने एक लंबी लड़ाई के बाद जो है ये मुक्त होते हैं, और ये अब अपने को न्यू कंट्री डिक्लेयर करते हैं, ईस्ट तैमूर। इसको तैमूर लिस्ट भी कहते हैं, तैमूर लिस्ट। तो इंडोनेशिया से सटा हुआ समझिए, उसका एक क्षेत्र इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया पूरा इधर है, ईस्ट तैमूर। इजी क्वेश्चन। कार्ल वॉन क्लॉसविच को आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी बुक लिखी है ऑन वॉर, जो काफी चीजें वॉर के बारे में इंटरेस्टिंग कहती है। इसकी थोड़ी जिस जो है नेट पे या चैट जीपीटी पे पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ ये कहते हैं कि इस बुक में इन्होंने एक प्राइमरी वन, इन्होंने दो टाइप का जो है नेचर दिया है, प्राइमरी नेचर और एक सेकेंडरी नेचर। प्राइमरी नेचर वॉर का ये कहते हैं कि कितना पैशन है लड़ाई के लिए दोनों पार्टी में, चांस, लक एंड रीजन। एंड सेकेंडरी में ये कहते हैं कि कैसा पॉलिटिकल लीडरशिप है, आर्म्ड फोर्सेस कैसे हैं, और पीपल का ओरिएंटेशन वॉर के लिए कैसा है। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आसान नहीं है, लेकिन आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि यदि इन सब में देखें तो सिविल सोसाइटी, एनजीओ, एमएनसी की उस समय बात 1832 में कोई करता नहीं, एमएनसी की एंगर, राइवलरी और पावर इसके साथ ही जाते हैं, पैशन, चांस और रीजन से, तो इसलिए ये नहीं होगा। इतनी कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, वायलेंस, टेररिज्म उस समय में उस टाइप की थी नहीं। तो एक ही बैठता है, ये आप कॉमन सेंस है, मैंने भी कॉमन सेंस से किया, आप भी इसको कॉमन सेंस से कर सकते हैं। मैं इसको कॉमन सेंस क्वेश्चन कहता हूँ। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मुझे केवल एक जो है याद रहता है, अ, वो है बैसल। जो बैसल कन्वेंशन है, हजार्डस वेस्ट को कैसे जो है स्पिल ओवर ना हो कहीं पे, उसको कैसे जो है डंप करें या कैसे उसको मैनेज करें, ये 1989 में होती है। अब यहाँ पे देखें तो वैसे उससे काम चलता नहीं है, इसके चलते मैंने सीधा आंसर दे दिया। बाकी सब जो है उतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने एक एक आपको मैं तरीका बताता हूँ जो जो जिससे कि मैंने इसको क्रैक किया। बेसिकली मुझे ये भी याद रहता है, वियना कन्वेंशन जो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन का, वो 1985 में होती है, और इसके 2 साल बाद 1987 में जो है वो मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये दोनों मुझे याद रहता है। यदि ऐसा है तो डी का 4 यदि आप देखें तो यहाँ पे आप जो है A3 D4 में आप 50-50 गेम खेल लेते हैं। अब यहाँ पे यह है कि अब बी और सी में सारा मामला है, इन दोनों में कौन पहले हुआ होगा। मैंने क्या सोचा मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे सोच सकते हो। यदि आपको कुछ 50-50 तो हो गया, आपका 50% चांस है सही होने का, लेकिन यदि आगे आप सोचो तो यहाँ पे है रेगुलेशन ऑफ वेलिंग, मतलब वेल को जो शिकार करने का रेगुलेशन, और यहाँ है
अब ऑयल जो स्पिल हो जाती है उसको रोकने का। इन दोनों में आप सोचो कि कौन पहले आया होगा। जो तेल जो है वो बहुत सालों से जो है वो चल रहा है शिप से, और उसके गिरने से जो प्रॉब्लम होती है वो पहले आया होगा। व्हेल का शिकार और मछली को बचाओ ये बहुत बाद की बातें हैं। मतलब ये जब जब पहले ऑयल से पहले नहीं आ सकता है, क्योंकि जितनी ही न्यू सोच है इस टाइप के रक्षा करने वाली वो बाद में आई है। तो इसका मतलब इन दोनों में देखो 1946 बचता है, 58 बचता है। यदि मान के हम चलें कि ऑयल वाली जो है वो 46 में आई होगी, मतलब इसका मतलब बी का जो है टू होगा, और बी का जो है टू होगा, और वेल वाली जो है आई होगी। लेकिन इससे हुआ नहीं, इनफैक्ट इसका उल्टा है। वेल वाली जो है, वेलिंग जो है वो आई है पहले, और जो ऑयल है वो बाद में आई है। एनीवेज, तो आपने यहाँ देखा कि मैंने गेस करने की कोशिश की जो कि सही नहीं हुआ, बट एटलीस्ट 50-50 गेम हमने खेला कुछ नॉलेज होने पे। ये आपको ये भी बताता है, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि हर बार आपकी गेस नहीं भी लग सकती है, लेकिन आपको ऐसी ईमानदार कोशिश करनी चाहिए। इसका सही आंसर 4 है। वैसे आप मैच कर लीजिएगा, मैं तो बस आंसर देख के कर रहा हूँ, मुझे नहीं याद है कि 46 58 में वेलिंग और प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय सी ऑयल कौन सा है। चेक कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे कोई इस टाइप की कंफ्यूजन नहीं है। वी ऑल नो कि रॉबर्ट कोहेन की बहुत फेमस बुक है आफ्टर हेजोमनी। ए का थ्री, और ए के थ्री से ही हो जाता है क्रैक, तो उसके बाद तो क्या है, आपको बस मिल गया आंसर, आप उसको रट करके जाइए। जैसे ये बुक बहुत फेमस है, थॉमस फ्रेडमैन की द वर्ल्ड इज फ्लैट, मैंने इसको पढ़ा भी है। मेर्सियमर की ये भी बुक जो है उतनी ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, द ग्रेट डेल्यूजन। इनकी तो ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स बहुत फेमस है। तो इसका सही आंसर हो गया था। ये भी काफी काफी आसान है, क्योंकि इसमें तो किसी से भी मैच कर सकते हैं। आपको पता है इंटर वॉर पीरियड में क्या हुआ था? आइडियलिज्म और फेलियर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, लीग ऑफ नेशन का इंटर वॉर पीरियड, मतलब 1920 से लेके और 39 तक। तो यदि आप ए का थ्री से मैच करें तो ही मैच हो जाती है। कई तरीके से इसको आप मैच कर सकते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप जरूर पूरा पढ़ें, सोचें और फिर आगे बढ़ें। यहाँ देखिए, एजर्सन है द इंटर वॉर पीरियड, वही जो भी हम लोग कह रहे थे 1990 टू 39, इज ऑफन कॉल्ड द फेलियर ऑफ आइडियलिज्म। यस, और कलेक्टिव सिक्योरिटी का फेलियर अभी हम लोगों ने देखा, तो ट्रू है। द लीग ऑफ नेशन कुड नॉट प्रिवेंट एग्रेशन बाय एक्सिस पावर, बिल्कुल सही है, ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, आसान। यहाँ पे देखिए क्या है, एक दो मैं जानता हूँ, आपने बहुत वाइड रेंजिंग पीवाई क्यूए पढ़ा है। टाइम स्पेस कंप्रेशन जो है डेविड हार्वी, ये हम लोग पूछते भी हैं मैच करने के लिए, कई जगह मैंने भी पूछा है। तो ए का थ्री, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इससे आप 50-50 गेम ही केवल खेल पाते हो। लेकिन यहाँ पे एक और है कि सी का फोर आपको दोनों में मिल जाता है। इसका मतलब एक और आपको इन्होंने हेल्प कर दिया, वो है कि मैकडोनाल्डाइजेशन जो है, ये जॉर्ज राइजर ने कहा होगा। ये तो आपको इसने बता दिया, केवल आपको जानना है कि इन दोनों में डीटेरियोटलाइजेशन एंड मैक वर्ल्ड में किसने कहा होगा। अब यहाँ पे यदि आपको जानना है, तो यहाँ आकर के आप गेस भी कर सकते हैं, या सीधा किसी पे ब्लाइंड टिक भी कर सकते हैं। वैसे इसका सही आंसर है वन। इसका मतलब कि डीटेरिटोरियलाइज डीटेरिटोरियलाइजेशन जो है, ये इस खोले की है। अब मैं इस पे इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे भी पता नहीं है, बट दिस वे 50-50 तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि हेम्बनटोटा पोर्ट काफी न्यूज में रहा है, श्रीलंका का, जो कि इंडियन ओशन में है। तो यहाँ से यदि हम मैच करें ए का फोर, तो 50-50 तो इसी से हो जाता है। लेकिन ग्वादर पोर्ट जो है, ग्वादर पोर्ट अरेबियन सी में है, पाकिस्तान की बहुत फेमस ग्वादर पोर्ट है। अम, जो कि एक तरह से हम लोग उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो बी का वन, और बी का वन से जो है, इससे आपको बात बनी नहीं, क्योंकि यहाँ दो है। सिटवे पोर्ट जो है वो इस पे है, म्यांमार में है सितवे, जिससे हमारा जो ट्राइलेटरल हाईवे है वो भी गुजरती है। और मुझे लगता है शायद कालादान प्रोजेक्ट भी सितवे से गुजरती है, देख लीजिएगा। तो सितवे पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट हमारे और म्यांमार के बीच में है। तो ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, सी का थ्री, तो सी का थ्री, और इससे ये क्रैक हो जाता है। ओडिशा जो है, ये मुझे लगता है कि यूक्रेन की पोर्ट है ओडेसा, और ब्लैक सी में जाती है। चेक कर लीजिएगा किस कंट्री का, लेकिन ब्लैक सी में जाती है, ब्लैक सी से जुड़ी हुई है। इजी, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में क्रोनोलॉजिकली करनी है, तो ये भी आसान होना चाहिए। चलिए, यदि इसको हम पढ़ें,
तो इसमें से एक जो है चूंकि असेंडिंग है, जो पहले आया पहले बाद में आया बाद। तो यहाँ देखें, यूएस सेकेंड इन्वेजन ऑफ इराक 2003 में होता है, फर्स्ट 1990 को मान सकते हैं, फर्स्ट अरब वॉर जो हुई थी। एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1991 में, मैस्ट्रिक्ट 1992 में, चाइना एडमिशन टू डब्ल्यूटीओ 2000 सब में कुछ होती है। अरब स्प्रिंग जो है 2011 में होती है, ट्यूनीसिया से जैस्मिन रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होती है। डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट, सीधे लोग सड़क पे उतर आते हैं अरब वर्ल्ड में, जो कि एक ऑथोरिटेरियन रेजिम है, तो ई से अंत होता हुआ ही होना चाहिए। यही दो है, इसका मतलब ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए ए बी में पहले कौन हुआ है, बस आपको ये देखना है। ए बी, तो यूएस का सेकेंड इन्वेजन 2003 में होता है इराक का, और कोल्ड वार अंत होता है 1991 में, कह सकते हैं 90 में। तो पहले बी होगा फिर ए होगा, तो बी यहाँ शुरू होती है, इसलिए बेहद आसान क्वेश्चन। 64 बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट हैं, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिलीजन को लेके बातें कही गई हुई है, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको कैसे गेस किया। देखिए, ये सब देख के लगता है कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर द स्टेट टू बी एन इस्लामिक रिपब्लिक वेयर नो लॉ रिपग्नेंट टू कुरान और सुन्ना वुड बी इनैक्टेड। एकदम बहुत ही जनरल लगता है, लगता नहीं है कि कोई गलत होगा। वी ऑल नो कि वो एक इस्लामिक स्टेट उन्होंने अपने को डिक्लेयर किया है, दे आर नॉट सेकुलर स्टेट। तो इसी तरह से यदि आप सब पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे यदि आप आओगे ना, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर अयूब खान, Islam was declared the official religion of the state. Why they should declare in the first amendment, जबकि इस्लामिक रिपब्लिक यहाँ पहले ही है। दूसरा यहाँ सी पढ़ो, अंडर अयूब खान द वर्ड्स इन अकॉर्डेंस विद द होली कुरान एंड सुन्ना वेर सब्स्टिट्यूटेड विद द अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने केवल उसको चेंज किया है फर्स्ट से, तो ये नहीं होगा कि उस समय में फर्स्ट अमेंडमेंट में ऑफिशियल रिलीजन उन्होंने कहा होगा। और यहाँ यदि आप देखोगे तो एक ऑप्शन ऐसा है इसमें कि डी केवल गलत है। मैंने सोचा कि यही केवल गलत लग रहा है। ऑफ कोर्स ये गेस था, और यही केवल गलत लग रहा है। जब आप बहुत ज्यादा पीवाई क्यूए देखते हो ना, तो आपको इस टाइप का हंच डेवलप हो जाता है। कोई जादू नहीं है, जस्ट आप बहुत प्रैक्टिस करने से ऐसा इंसाइट आपको डेवलप हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज को चेयर, इसका मतलब क्या है कि एरिया स्टडी में पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं उसको थोड़ा आपको स्टडी करना है। Which one of the following countries co-chaired with France the third global AI summit held in February? मुझे लगता है ये फ्रांस में हुआ था, ये समिट पेरिस में हुआ था, मोदी जी गए थे, और इंडिया ने को चेयर किया था ग्लोबल एआई समिट को। इस बार जो एआई समिट है वो इंडिया खुद कर रही है, इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है। सो इंडिया को चेयर, दिस इज करंट इवेंट। 66 देखिए, इन विच ईयर यूएस रिप्लेस नाफ्टा विथ यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ये बहुत ही फेमस फैक्ट है। यूएसएमसीए 2020 में आता है, जिस कोरोना के पहले या कोरोना के बीच में ही। नाफ्टा जो है 1994 में आती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्हीं तीन कंट्री के बीच में, और ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, दोनों ही। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस? गवर्नेंस जो है आपको पता है कि कोलेबोरेटिव मैनेजमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन है, जिसमें कि गवर्नमेंट के अलावा सिविल सोसाइटी, एनजीओ, एमएनसीज, प्राइवेट सेक्टर सभी जो है पार्टिसिपेट करते हैं। यदि इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ, जिसको इंटरनेशनल रेजीम कहते हैं, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रेमवर्क्स, जो ग्लोबल फ्रेमवर्क होते हैं, वो बहुत सारे कन्वेंशन, कोवेनेंट, ग्लोबल सिविल सोसाइटी, शेयर्ड नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स भी, जो वो भी एक तरह ग्लोबल गवर्नेंस के एक्टर बन जाते हैं। लेकिन यूएस प्रोग्राम फॉर डेमोक्रेसी इन ह्यूमैनिटेरियन, एक पर्टिकुलर कंट्री का कोई प्रोग्राम क्यों ग्लोबल गवर्नेंस का पार्ट बन जाएगा? सो इसको यदि आप हटा दें तो एबीसीडी और यही सही भी है। आसान क्वेश्चन, इलिमिनेशन। यहाँ एजर्सन देखिए, थॉमस हॉब्स आर्ग्यूड दैट इन द स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमन बीइंग्स सीक प्लेजर। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन नेचर इज सीक्स पावर एंड आफ्टर पावर, ये भी है ह्यूमन नेचर, लेकिन ये कुछ लैंग्वेज गलत है। मतलब ह्यूमन जो है सीक्स पावर आफ्टर पावर, जब तक उसका डेथ ना हो जाए, बिल्कुल ये ट्रू है। और यहाँ पे देखो, रीजन में हॉब्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द स्टेट ऑफ नेचर एंड asserts दैट द स्टेट इज क्रिएटेड टू सेफगार्ड द प्राइवेट प्रॉपर्टी। नो, नॉट एट ऑल। इस तरह की बात जो है लॉक करते हैं। हॉब्स तो ये कहते हैं कि स्टेट वाज क्रिएटेड by a social construct, मतलब it was social contract, but for just safety, peace and order, जिससे कि लोग बिना मार काट के रह सके, दैट्स ऑल, ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए। इसका मतलब क्या है? ये थ्री होगा, बाय द नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन ये थ्री होगा। ए करेक्ट, आर इनकरेक्ट।
ट्रैप जो है, मेरे प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा, आई डोंट थिंक कि मैं थियोसिडाइडस को मैं सही बोलता हूँ, इसको आप अच्छा प्रोनाउंस कर सकते हैं। थियोसिडाइडस ट्रैप जो है ये क्या रेफर करता है? ये ग्राहम टी एलिसन ने ये क्वाइन किया था। इन्होंने ये कहा था कि जब एक डीप इंट्रेंच्ड पावर होता है, सुपर पावर से यूएस है, और एक न्यू सुपर पावर उभरता है और उसको चैलेंज करता है, तो दोनों में लड़ाई होना अवश्यंभावी है, मतलब इनएविटेबल है, रुक नहीं सकता। सेम वे जैसे एथेंस वर्सेस स्पार्टा, जो कि पेलोपोनेसियन वॉर में थ्यूसिडाइडस हिस्टोरियन कहते हैं। तो ये जो है दो, जो जो इसमें दो कंट्री आएंगे जिसके लिए ये कहा जाता है कि दोनों में वॉर होना ही होना है, यदि एक उसी से सुप्रीमेसी होती है तो वो यूएसए एंड चाइना है। हिस्ट्री में भी देखिए तो ग्राहम टी एलिसन कहते हैं कि यूके जो है वो एक डीप इंट्रेंस पावर था, जर्मनी उभरता हुआ, तो वर्ल्ड वॉर वन और टू से ये फैसला हुआ कि कौन जो है सुपर पावर रहेगा। और फिर जब अमेरिका उभरता हुआ हुआ यूरोप के कंसर्न में, तो वर्ल्ड वॉर टू ने साबित कर दिया कि यूएस ही असली सुपर पावर, ना कि यूरोप। 70 देखिए, इसमें चलिए मैं तो सीधा मैंने देख लिया इसलिए मैं आपको बताता हूँ। थॉट प्रोसेस ये है कि आप सबको जब पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे कि इमानुअल कांत इज एसोसिएटेड विद नियो लिबरलिज्म। वही नहीं कर सकता कि इमानुअल कांत जो कि रिपब्लिकनिज्म, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, परपेचुअल पीस, मोरलिटी, इससे जुड़े हुए नियो लिबरलिज्म से उनका कोई नाता नहीं है। तो ई को यदि आप इलिमिनेट कर दे तो दोनों गायब हो गए। इन दोनों में जो बचे रह गए उसमें देखिए ए, बी, सी, इसका मतलब ए और सी दोनों में कॉमन है। ए और सी, इसका मतलब ये दोनों करेक्ट है, इसको ऐसे ही करेक्ट कर दीजिए, मत पढ़िए। अब आप केवल पढ़िए किसको? बी और डी को। बी को पढ़िए, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन वाज पायनियर्ड बाय कोलिन पावल। नहीं जानते तो आप ऐसे कीजिए। और डी में आइए, वुड्रो विल्सन वाज द ऑथर ऑफ 14 पॉइंट, वी ऑल नो, यस यस यस। इसका मतलब दोनों में एक ही सही होना है, डी डेफिनेटली सही है। इसका मतलब डी ले लीजिए, बी को छोड़ दीजिए, आंसर मिल गया। दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए रियलिज्म जो है, ये तो कई तरीके से आप कर सकते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है। रियलिज्म के यहाँ हांस मार्गन्थाउ दिखते हैं, लिबरलिज्म के रॉबर्ट कोएन दिखते हैं, मार्क्सिस्ट के जो है इमैनुअल वॉलस्टीन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, क्रिटिकल के जुर्गन हैबरमास। किसी से मैच कर लीजिए, लेकिन आपको आसानी से किसी एक से भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ए जो है, कैन यू बिलीव, ए का टू और इसी से ये क्रैक हो जाता है, इतना आसान ये क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडिया इन मालदीव? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। श्रीलंका से एक भाड़े के टट्टू वाले जो होते हैं मर्सनरीज, वो चलते हैं, उनका नाम है PLOTE। ये एक तमिल टेररिस्ट ग्रुप थी, ना कि लिट्टे, ध्यान रखिएगा। इसका नाम था पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम। और ये जाकर के जो है वहां सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। मालदीव में मालदीव की सरकार जो है गुहार लगाती है मौमून अब्दुल कायूम की, और इंडिया जो है ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च करता है, और कुछ ही घंटों में जो है इंडिया उसको भगा देता है, उन लोगों को जो मर्सनरीज है, ऑपरेशन कैक्टस। एज पर द स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट 2025, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल बायोफ्यूल कंजम्पशन एज? इसको कहते हैं टिपिकल अरबिट क्वेश्चन, रेस्ट इन पीस। इसका आंसर है फोर्थ, भूल जाइए, RIP। और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है इस पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन? कॉमन सेंस क्वेश्चन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या स्केलेशन से होगी? उल्टा और बढ़ाएंगे आप? आइसोलेशन से होगी? कभी नहीं। यदि इन दोनों को आप निकाल दें, सी को निकाल दें, ई को निकाल दें, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो एक ही बच जाता है और आंसर निकल आता है। व्हाट इज द ऑफिशियल स्टेटस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑन इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर पहलगाम अटैक? ये बहुत मजेदार क्वेश्चन मुझे लगा। इसमें दो में आप कंफ्यूज करेंगे। देखिए, टर्मिनेट तो कोई कर नहीं सकता एक तरफा, और ना ही अभी फंक्शनल है। तो क्या ये सस्पेंडेड है या हेल्ड इन अबेयंस है? दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है लीगली। सस्पेंड करना भी किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हेल्ड इन अबेयंस मतलब भी हम तत्काल के लिए तो हम मानते ही नहीं है, टाइप ऑफ। यदि आप एग्रीमेंट हो और आप कहें कि अभी अभी हम कुछ नहीं उस पर करेंगे, तो हेल्ड इन अबेयंस ज्यादा अच्छा इसमें है, यही इसका सही भी है। एक तरह सस्पेंडेड, बट बेटर वे इज टू से हेल्ड इन अबेयंस। ये तो इतना आसान है, कई तरीके से आप मैच कर सकते हो। चलिए मान लीजिए आसियान से मैच करते हैं 1967, और ए का 3 और इसी से ये क्रैक हो जाता है। बाकी जरूर मैच करके जाइए, खास करके मेकॉन्ग गंगा प्रोजेक्ट 2000, और उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं और कौन कौन से पोर्ट, ये सब भी थोड़ा देख लीजिए।
नियो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन यदि हम देखें, आप इन चारों स्टेटमेंट पांचों को पढ़ेंगे तो पांचवें पे आइए, नेशन स्टेट आर नॉट लूजिंग पावर ओवर इकोनॉमी। मार्क्सिस्ट ऑलवेज ये व्यू रखते हैं जैसे कोर पेरिफेरी में कि नेशन स्टेट को लूज कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट पावर है ना, वो गेन कर रहे हैं। लाइक जो एमएनसीज हैं, जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है, ग्लोबल कैपिटलिज्म का जो स्ट्रक्चर है, तो ये कहना कि दे आर नॉट लूजिंग पावर ओवर इकोनॉमी, ये बिल्कुल गलत है। मार्क्सिस्ट ऐसा नहीं मानेंगे। इकोनॉमी सर चढ़ के बोलती है ग्लोबल स्ट्रक्चर में, पावर स्ट्रक्चर में। तो ई को यदि आप हटा दे, ई को हटा दे, तो आपको आंसर मिल जाता है। बाकी पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द न्यू मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू दिस क्वेश्चन। लाइक वन आई एम रीडिंग, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज बोथ इंटेंसिफाइड इंटरडिपेंडेंस एंड द क्रिएशन ऑफ ए ग्लोबल इकोनॉमी, जो कि अनइक्वल है। अब ये क्वेश्चन भी आर्बिट है, आरआईपी आप कर सकते हैं ऐसे, मतलब बहुत कम क्वेश्चन है। तो दूसरा ही है कि कौन सा लैंग्वेज कितना ज्यादा बोला जाता है। असेंडिंग, जो सबसे कम बोला जाता है वो पहले लिखिए, और जो सबसे ज्यादा बोला जाता है वो सबसे बाद में लिखिए। तो इसका सीधा आंसर जो है वो ये है। इसका मतलब कि पास्तो सबसे कम बोला जाता है और हिंदखो सबसे ज्यादा बोला जाता है। आई डोंट नो, चेक कर लीजिएगा, मैं ये भी कह रहा हूँ। 79 देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर टू हायर, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ देयर एनुअल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। जो सबसे कम करते हैं फिर सबसे हायर। ये रिपोर्ट आती है सिपरी की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें कि वो बताते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी के डेटा, आर्म ट्रेड, मिलिट्री स्पेंडिंग, न्यूक्लियर आर्सेनल, और बहुत इंटरेस्टिंग होती है। उसी के अनुसार ये लिया गया होगा। डेफिनेटली इसका सही आंसर है वन, मैं सीधा मार देता हूँ। इसका मतलब है सबसे कम जो है वो ब्राजील करती है और सबसे ज्यादा इंडिया। ये सही भी है, इंडिया बहुत ज्यादा खर्च करती है। इंडिया के बाद जो दूसरी कंट्री सबसे ज्यादा खर्च करती हुई दिखती है सऊदी अरबिया है, उसके बाद जापान है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और सबसे कम ब्राजील। क्यों ब्राजील सबसे कम खर्च करती है, सोचिएगा। द आइडिया ऑफ लिमिटेड सॉवरेंटी, तो ये भी एक तरह का वेरी डिफिकल्ट या अरबिट क्वेश्चन है। वेरी डिफिकल्ट मैं ज्यादा कहूंगा, अरबिट नहीं है, क्योंकि ये सब जानना चाहिए आपको। लिमिटेड सॉवरेंटी का डॉक्ट्राइन जो है ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन कहते हैं, जिसमें उनका ये कहना था कि जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है यूएसएसआर का, ईस्टर्न यूरोप, उसके कंट्री पूरी तरह सॉवरेन नहीं है। यदि वहां पे नेशनलिस्ट मूवमेंट होगी, लोग सड़कों पे आएंगे, तख्ता पलट कम्युनिस्ट का करेंगे, तो हम टैंक भेजेंगे। दिस इज कॉल्ड ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन। याद कीजिए हंगरी में कैसे सप्रेस किया यूएसएसआर ने 1956 में, और फिर जो है प्राग स्प्रिंग 1968 में चेकोस्लोवाकिया के विद्रोह को कैसे सप्रेस किया गया। दोनों में यूएसएसआर ने टैंक भेज दिया था, और सेम जो है उन्होंने इवन अफगानिस्तान तक में किया, जो कि उनके रिपब्लिक के बाहर था। 81, arrange the following US tax deals with India in a descending order of their commencement। मतलब जो सबसे डिसेंडिंग का मतलब है जो सबसे बाद में हुआ, मतलब रिसेंट है, वो सबसे पहले आएगी। यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं, मैं भी किया था, क्योंकि कॉम्पैक्ट का मुझे याद नहीं था कि ये 2025 में हुई है, लेकिन एक्चुअली यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट जो है ये 2025 में हुई है। इसका मतलब है कि शुरुआत किससे होगी, बी से, और एक ही, दो ही जो है बी से शुरुआत हो रही है। इसका मतलब 50-50 कर सकते हैं। एक में ए है, एक में ई है, इसका मतलब सबसे पहले कौन हुआ होगा। ए देखिए लिमोआ है, और ई जो है कॉम कैसा है। तो इसमें जो है लिमोआ सबसे पहले होती है, ये हम लोग थोड़ा बहुत याद भी रखते हैं। तो लिमोआ सबसे पहले हुई है, सबसे बाद में आएगी, इसका मतलब ए वाली है, इसलिए टू इसमें सही होगी। बाकी पढ़ लीजिएगा, ये आपको पूरा नॉलेज देता है। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट, यदि आप आईसेट को छोड़ दें, इसको आप ट्रस्ट कहा जाता है, उसको भी इंक्लूड कर ले, तो बहुत सारे आपको यूएस और इंडिया के बीच में जो डिफरेंट एग्रीमेंट हुई है, कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, उसका एक लेखा जोखा ये क्वेश्चन आपको दे देता है। ये तो खासा आसान है। ये पूछ रहा है कौटिल्याज एम्फेसिस ऑन मंडला थ्योरी क्या था। आपको पता है विजिगुसु का एक सर्किल ऑफ किंग, फ्रंट और बैक दोनों में। तो ये था बेसिकली डिप्लोमेटिक अलायंस बेस्ड ऑन एक कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ पावर, और कोई इसमें कंसेंट्रिक सर्किल ऑफ पावर है ही नहीं। मंडला का मतलब ही होता है राजमंडला, सर्किल ऑफ किंग्स किंगडम। यहाँ पे देखिए ये एकदम डिफिकल्ट है। आपको मैं अरबिट तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सब भी आपको जानना चाहिए। रिया स्टडी में यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरेशियन कस्टम यूनियन, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, तो सभी जानते हैं। आफ्टर यूएसएसआर के विघटन के बाद 1991 में ही बना था, ये हम लोग जानते हैं। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी 2000 में बना था, ये भी पता है। लेकिन बाकी सबका आपको पता नहीं होगा।
ये मैंने यहाँ दे दिया है इंटरनेट से देख करके, आप देख लीजिए। इसका सही आंसर है 3, डिफिकल्ट और अरबिट। ये एनसीईआरटी, जब मैं पढ़ता था एक समय, मैंने एनसीईआरटी काफी पढ़ा था, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस में ये बात लिखी हुई थी। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टर्म लगा, नियर अब्रोड। बेसिकली नियर अब्रोड जो है वो यहाँ जो लिखा हुआ है वो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक है, जो कि अब तो रशिया के पार्ट नहीं है, लेकिन जिनको वो मानते हैं कि हमारा उनसे हिस्टोरिक टाई है, और वो हमारे नियर अब्रोड है, जिसमें कि सेंट्रल एशिया के ये पांचों, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आते हैं, बाल्टिक वाले एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया है, देख लीजिएगा। तीन जो है, लाटीविया, वो आते हैं, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये सब आते हैं, जो जो कभी उनके पार्ट रहे हुए हैं, वो सब नियर अब्रोड में आते हैं। इसको आप रसिया देख लीजिए, और ये सब जो है नियर अब्रोड है, यहाँ पे जो कलर जो दिखाए गए हैं। इसको आप रसिया का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। आप इसको अभी एक तरह से मुनरो डॉक्ट्राइन से कंपैरिजन कर सकते हैं, या ट्रम्प डॉक्ट्राइन से, जहां पे कि ट्रम्प अभी, जो मुनरो डॉक्ट्राइन 1823 में आई थी, जहां उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर जो है यूएसए का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें कोई और ताकत इंटरफेयर ना करे। उसी तरीके से रसिया भी एक तरीके से कहने की कोशिश करता है कि ये नियर अब्रोड मेरा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें कोई और दूसरी ताकत जो है घुसने की कोशिश ना करे। इसी बेसिस पे यूक्रेन पे उसने अटैक किया। ये जो क्वेश्चन है 985, मुझे लगता है आपको चैलेंज करना चाहिए। हु डिस्क्राइब द इंडियन ओशन एज द की टू द सेवन सीज इन द 21st सेंचुरी? ये जहां भी मैं देख रहा हूं, ये ए टी महन, जो कि सी पावर पे उन्होंने काफी काफी रिसर्च किया है, उसकी ये कथन है, ना कि एपीजे अब्दुल कलाम के। लेकिन इसमें ऑफिशियल आंसर में ये दिया गया है, तो शायद आप चैलेंज कर सकते हैं मेरे अनुसार से। 86, देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया था। यदि लिबरलिज्म को यदि बांटने की कोशिश करें, प्रीफिक्स लगा के, सोशियोलॉजिकल, इंटरडिपेंडेंस, इंस्टीट्यूशनल, रिपब्लिकन, तो ये कॉमन सेंस से आप इसको कर सकते हैं, यदि आप इन सब वर्ड का मीनिंग जानते हैं। सोशियोलॉजिकल मतलब कल्चर, आइडिया, तो यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो कॉमन वैल्यूज, आइडियाज केवल यहाँ आते हैं। ए का 4, क्रॉस बॉर्डर फ्लोज, कॉमन वैल्यूज, आइडियाज, नॉर्म्स, बिलीफ, तो ए का 4, और ए के 4 से ही हो जाता है क्रैक। बाकी को पढ़ करके, समझ करके ही आगे बढ़िएगा। 87 नियो के बारे में है, जो कि बहुत ही फेमस है, मैंने कई कई जगह इसको पढ़ा है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो कि एक तरह से टाई टाई फिस हो जाता है। ये बेसिकली क्या था? ये एक मैनिफेस्टो था, जो यूएन जनरल असेंबली में पास हुआ था। डेवलपिंग नेशन ने कहा था कि भाई, हमें जो है इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमी में जस्टिस मिलना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। तो ये सब तो सही है। इसी पे जो है अंकटाड भी बना था, इसी के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, अंकटाड कन्वेंशन और ट्रेड एंड अंकटाड, 1964 में। और इसके तहत जो है G77 भी उसी से उभर के आया, नैम एंड G77, सब कुछ इसमें सही है। लेकिन ये कहना कि इट वाज बैक्ड बाय द मेजर इकोनॉमिक पावर, बिल्कुल गलत है। उन्होंने एकदम इसको अपोज किया, जो डेवलप कंट्री थे, और डेवलपिंग कंट्री यूनाइट नहीं रह पाए, जो अभी भी होता है। और इसके चलते नियो जो है जनरल असेंबली से पास होने के बाद भी जो है वो टाइम टाइम फीस हो गया। इट वॉज अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली, ये सब जानते हैं, नहीं, गलत है। इसका मतलब डी और ई दोनों ही गलत हैं। तो डी ई को यदि आप निकाल दो, तो तीन ही बचते हैं सही, ए बी सी। 88, देखो, द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी क्या है? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, जो कि बाद में माइकल डोयल ने उस पर बुक भी लिखी। सबसे पहले परपेचुअल पीस थेसिस के थ्रू ये आता है, इमानुएल कांत से। इसका ये बिलीव है कि डेमोक्रेसी आपस में लड़ाई नहीं करते। बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा यदि वायलेंट कोई कंट्री अभी पिछले 100 साल में रहा है, तो आपको पता है कौन है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, सबसे पुराना डेमोक्रेसी, और वो है यूएसए। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए हैं, उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अधिकतर उसमें डेमोक्रेसी ही लड़ाई कर रही थी। सो डेमोक्रेसी ऑलवेज, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कहता है कि डेमोक्रेसी रेयरली फाइट विथ ईच अदर। रॉन्ग, बट यही है ये थ्योरी। 89, देखो, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी लॉन्च्ड इन 2012? पहले तो इसको याद कर लीजिए कि इंडिया का सेंट्रल एशिया कनेक्ट पॉलिसी जो है वो 2012 में लॉन्च हुआ था। इसके साथ में ये भी याद कर लीजिएगा, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग कब शुरू हुआ था, ये देख लीजिएगा, शायद 2021 में, चेक कर लीजिएगा। तो इसका पर्पस क्या था? क्योंकि सेंट्रल एशिया जो है वो हाइड्रोकार्बन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो एनर्जी सिक्योरिटी होगा ही। और हमारा वो एक तरह का, हमारा भी नियर अब्रोड है, हमारे हिस्टोरिकल टाई रहे हैं।
सेंट्रल एशिया और इंडिया का आप समझ सकते हैं कितने तरह के टाई हैं। वहीं से जो है मंगोल आते थे अटैक करने, वहीं से हमें माना जाता है कि जो आर्यन है वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए, वो थ्योरी है। और इवन मुगल उगल जितने भी आए हैं वो सब सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से ही आए हैं, जिसका कि बहुत प्रभाव हमारे कुसिन पे, हमारे ड्रेस पे, हमारे कल्चर पे नॉर्थ इंडिया में रहा है। सो रीजनल कनेक्टिविटी कल्चर। यहाँ देखिए एजर्सन, इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन नो फर्स्ट यूज, वी ऑल नो। और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के जो पांच छह प्रिंसिपल है वो सब देख लीजिएगा, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, मैसिव रिटेलिएशन, नो यूज अगेंस्ट द नॉन न्यूक्लियर स्टेट, ब्ला ब्ला जितने भी हैं। तो ये तो सही है, इंडियाज एम टू डिटर एडवर्सरी बाय थ्रेटनिंग क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस रिटेलिएशन, ये भी जो है बिल्कुल सही है। और ये भी उसका एक्सप्लेन भी करता है कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरे ऊपर करोगे तो ऐसा करेंगे कि याद रखोगे, लाइक। सो एक्सप्लेन भी करता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन तो इतना अच्छा है, आपको एक तरह का कॉन्सेप्ट देता है, चारों डिबेट के बारे में जान लीजिए, मैंने कई बार पढ़ाया है, एक से ही मैच हो जाएगा। लाइक फर्स्ट डिबेट जो है आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच में था। आइडियलिज्म मतलब यूटोपिक लिबरलिज्म, इसको कह सकते हैं, बड़ा ही अच्छा टर्म है। तो ए का फोर, और ए के फोर से ही आपने 50-50 गेम खेल लिया। ए का फोर के बाद बी का वन ऐसे ही हो जाता है, तो इसका मतलब बी का वन ट्रेडिशनल अप्रोच वर्सेस बिहेवियरलिज्म। तो थर्ड डिबेट जो है नियो नियो कहते हैं, तो सी का टू होगा, सी का टू यहाँ पे है और इससे क्रैक हो जाती है। फोर्थ जो है डिबेट बेसिकली जो है ये एक रिफ्लेक्टिविस्ट अप्रोच, जो कि अ, आप कह सकते हैं नॉन रैशनलिस्ट अप्रोच और रैशनलिज्म के बीच में है। तो इस्टेब्लिश ट्रेडिशन जो है रैशनलिज्म है, और पोस्ट पॉजिटिविस्ट अल्टरनेटिव जो रिफ्लेक्टिविस्ट इंटरप्रेटिव एंड नॉन रैशनलिस्ट अप्रोच है, न्यू अप्रोच। ये भी जो है बहुत ही डिफिकल्ट है, ये मैंने सीधा आपको दे दिया है, इसका मुझे आंसर भी दे देना चाहिए था। इसको आप टिपिकल ऑर्बिट आप मान सकते हैं, RIP। ये तीसरा है या चौथा है, यहाँ मैंने दे दिया है, इसको मैच कर लीजिएगा, दैट्स ऑल। ये इतना छुपा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें मैंने आपको बताया है, मैं खुद भूल गया हूं, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे याद आया कि मैंने बताया। जैसे मैं एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा था कि किस डिक्लेरेशन से अफ्रीकन यूनियन फॉर्म होता है 2002 में, जो फॉर्म हुई थी, ये था साटे डिक्लेरेशन। तो ये 1999 को हुआ था। इसके अलावा ये भी मैंने कई बार बताया है कि जो अफ्रीकन यूनियन अभी आपको दिखता है वो एक नया अवतार है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का। वो कब स्टेब्लिश हुआ था? 1963 में। तो ये दो मैंने आपको बताया है। इकोवॉस जो है ये कई जगह आया हुआ, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, तो ये भी देख लीजिएगा। 93 देखिए, द वर्ड स्टोलन जनरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिजिनस पॉलिटिक्स, मतलब जो इंडिजिनस पीपुल है, आदिवासी है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो चुराया हुआ जनरेशन, ये किस कंट्री के इंडिजिनस पीपुल के लिए यूज होता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज होता है। क्या है यहाँ पढ़ लीजिएगा, ये मैंने गेस किया था कि यही होगा, ये कई जगह पेपर और न्यूज़पेपर सब में आती है, ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या हुआ था यहाँ पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए 94 में एजर्सन है, नॉन वेस्टर्न अप्रोच सीक टू इंटीग्रेट लोकल हिस्ट्रीज एंड फिलोसफीज इनटू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी टू चैलेंज वेस्टर्न पैरोकेलिज्म, मतलब अपने ही दुनिया में रहना, यूरोसेंट्रिज्म। तो ये तो बिल्कुल सही है, और इस टाइप के सेंटेंस को कभी गलत सोचिए भी मत, क्योंकि हमारे बारे में है। कंस्ट्रक्टिविज्म प्रोवाइड्स ब्रिज फॉर नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव बाय एम्फेसाइजिंग कल्चर एंड आइडेंटिटी, दाउ इट रिमेन्स लार्जली वेस्ट सेंट्रिक। ये भी वो स्टेटमेंट इसको आप गलत साबित कर ही नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। ये उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करता है, इसके चलते इसको ए भी कहेंगे आप। वन, यहाँ एजर्सन देखिए, इंडिया हैज adopted an independent and multi-aligned foreign policy, of course, which is maintaining its strategic autonomy. We all say yes, yes. This is the departure from India's non-aligned policy. ऐसा कभी मानिए ही मत। ऑलवेज सोचिए कि सेटर जो है वही कह रहा है जो हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है, जो ऑफिशियल स्टैंड है। हम कभी कहेंगे कि नॉन अलाइनमेंट से अलाइनमेंट से हट गए, चाहे क्रिटिक कुछ भी कहें। इसलिए आर जो है गलत है, तो सीधा आंसर हो जाएगा 3। 96 देखिए, यहाँ है, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय हांस मर्गन्थौ इन असेंडिंग, पहले जो हुआ पहले लिखिए। मैंने सीधा दे दिया है क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता है, लेकिन देख लीजिए, साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स सबसे पहला है, और डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सबसे बाद में। बीच में उनकी 1948 में सबसे बड़ी बुक आती है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, इंडिया की आजादी के एक साल बाद। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जिस साल हमारा इलेक्शन शुरुआत हो रही होगी, डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट 1951, आप मैच कर लीजिएगा। कलर रिवॉल्यूशन आर मोस्टली एसोसिएटेड विथ प्रमोटिंग डेमोक्रेसी इन विच रीजन? ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा यदि कलर रिवॉल्यूशन यदि आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, वो हुए हैं पोस्ट सोवियत स्पेस में। ये
मतलब जो पहले जो वहाँ के जो रिपब्लिक थे उसमें जैसे जॉर्जिया में रोज रिवॉल्यूशन हो गया, यूक्रेन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन, किर्गिस्तान में ट्यूलिप रिवॉल्यूशन, आर्मेनिया में वेलवेट रिवॉल्यूशन, इसलिए पोस्ट सोवियत। कुछ और जो कलर रिवॉल्यूशन है जो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और सेटर को भी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक यूगोस्लाविया में बुलडोजर रिवॉल्यूशन, वैसे कलर तो नहीं है लेकिन बहुत ही मजेदार टाइप ऑफ है, पढ़ लीजिएगा, क्या है सबको पढ़ लीजिएगा। लेबनान में सेदार रिवॉल्यूशन 2005 में, म्यांमार में सैफरन रिवॉल्यूशन, ईरान में ग्रीन मूवमेंट, और ट्यूनिसिया जिससे कि अरब स्प्रिंग शुरुआत होती है, जैस्मिन रिवॉल्यूशन, और पुर्तगाल में कारनेसन रिवॉल्यूशन। ये सबको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा चांस है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाने। 98 देखिए, हु वाज द यूएस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। हुआ ये था कि 1979 में ये ईरान हॉस्टेज क्राइसिस हुई थी, जो कि काफी लंबा चल गया था, काफी दिन चल गया था, और मुझे लग रहा है कितने दिन, मतलब एक डेढ़ साल चल गया था। और उसमें जो है 52 अमेरिकन डिप्लोमेट को, जो यूएस एम्बेसी ईरान में थी तेहरान में, उसको ईरानियन मिलिटेंट ने बंदी बना लिया था, और बड़ी मुश्किल से छुड़ाया गया था इसको। ये हुई थी जिमी कार्टर के दौरान। इस पे जो है एक डॉक्यूमेंट्री भी है, मैंने कल थोड़ी सी देखी है, बहुत मजेदार है, नेटफ्लिक्स पे चाहे तो आप देख सकते हैं। 99 अरेंज द फॉलोइंग न्यूक्लियर टेस्ट क्रोनोलॉजिकली इन एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, इन्होंने बता भी दिया, और डिसेंडिंग का मतलब लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट, ये भी आप जान लीजिए। ये आप कर सकते हैं। इसमें कौन सबसे जो है लेटेस्ट होगा, आप देखिए, फ्रांस कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। मुझे तो ऐसे याद ही रहता है, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले यूएस ने किया था 1945 में, और सबसे बाद में चाइना ने किया था 1964 में। ये सब बहुत ही फेमस है। सोवियत ने सब तुरंत कर लिया था, 1949 में कर लिया था शायद, उसके बाद यूके ने कर लिया था, फिर फ्रांस ने किया था, लाइक दिस। तो सबसे बाद में चाइना ने किया, तो ई से अंत होता हुआ केवल दो ही है, तो इसको हटा दीजिए। सबसे शुरू में अमेरिका ने किया तो ठीक है, उसके बाद सी होगा, मतलब सोवियत ने किया, सोवियत के बाद यूके होगा पहले, तो बी पहले होगा, बी यहाँ है, इससे आसान। ये क्वेश्चन देखिए मैंने कैसे गेस किया और वो सही निकला, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे कुछ याद था, कुछ नहीं, कुछ मैंने कॉमन सेंस लगाया, कुछ मुझे याद था। लाइक देखो, जो सोवियत यूनियन और यूगोस्लाविया का जो अलग होना है ना, वो बहुत पहले हो गया था। तो इसमें जितनी डेट है देखो, 89 80s है, इतना बाद में नहीं, बहुत पहले हो गया था। मुझे नहीं आता कब हुआ है, लेकिन 1948 यदि है तो सबसे पहले यूगोस्लाविया, जो कि एक कम्युनिस्ट स्टेट था, वो अलग हो गया ये रसिया यूएसएसआर से। तो इसको इसके साथ चलो मैं मिला देता हूँ, डी का 4, और डी के 4 मिलाने से जो है 50-50 हो जाता है। यहाँ सी का 3 ऑलरेडी मिला हुआ है, मतलब कोसोवो डिक्लेयर इंडिपेंडेंस जो है, ये 2008 में होती है, कोसोवो डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। अब देखो क्या होती है, डेथ ऑफ जॉस, जो टीटो की जो डेथ होती है, अब यहाँ इन्हीं दोनों में आपको चुनना है। तो 80 और 89, आपको पता है कि जोसेफ ब्रॉस टीटो जो है 61 में वो लीडर थे, क्या इतने दिन तक वो जिंदा रहेंगे? 89 तो 80 ज्यादा लगता है, ये भी बहुत काफी लॉन्गेविटी हो गई। तो ए का 2, तो ए का 2 और ये हो जाता है, और इससे तो बी का 1 है, इसका मतलब मिलोसेलेविक मेसिक, जिनको बाद में एक तरह से हत्या का, मतलब इनको दोषी पाया गया, इनको इनको डेथ सेंटेंस मिला था, इनको उड़ाया गया था। एक डिक्टेटर थे सर्बिया के, इन्होंने काफी मतलब इथनिक क्लींजिंग की थी उस एरिया में। और जो युगोस्लाविया का जो बाल्कनाइजेशन होता है, छह उसके मेन एक्टर ये थे, सर्बिया जो सब पे एक तरह से चढ़ाई करता था। सर्बिया वॉज द लार्जेस्ट रिपब्लिक या लार्जेस्ट नेशन विद इन द युगोस्लाविया। और बाद में ये छह पार्ट में जो टूट जाता है, छह अलग अलग नेशन बनते हैं। सर्बिया, जो कि बेसिकली जहां बेलग्रेद है, जो मिलोसेव मेसिक जिसके होते थे प्रेसिडेंट युगोस्लाविया के, वो तो अभी भी बहुत बड़ी कंट्री है। उसके अलावा क्रोएशिया है, बोस्निया हर्जेगोविना है, कोसोवो है, मेसिडोनिया है, ये सब सब अलग अलग हो गए। सो मिलोसेव मेसिक जो एंड कोसोवोज ऑटोनॉमी जो है 1989 होगी। यहाँ पे ये भी याद रखिए कि एक साल तक काफी बॉम्बिंग की थी, कोसोवो बॉम्बिंग बोलते हैं नाटो ने, मतलब कि 1999 में हुई थी, वो भी एक बहुत फेमस घटना है, पढ़ लीजिएगा। उससे जो है मेसिक एक तरह से मतलब टूट गए थे, दिस वन। तो आई गेस्ड इन विच वे, आप जरा देखिए।
Which country can you associate with the term autarky? Autarky. तो ये जो है टर्म मुझे बहुत ही मजेदार लगा। ऑटार्की जो है एक ऐसे रिजिम को बोलते हैं जो कि मतलब दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं, खुद हम सब कुछ पैदा करेंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे, मतलब एक्सट्रीम वर्सन ऑफ आत्मनिर्भर जो आइसोलेशन में चला जाता है। और एक ही कंट्री अभी आप सोच सकते हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान लगभग वैसा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं। नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या हो रहा है लोगों को पता नहीं। कई लोग कहते हैं कि वो रात में 7 बजे बिजली काट दी जाती है क्योंकि उतनी ही बिजली पैदा होती है, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं, कोई कोई वहां विद्रोह नहीं होता। ये भी एक बहुत ही साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल रिसर्च का विषय है कि इतने दुख को सह के भी 50 साल से लोग इस डिक्टेटर को कैसे झेल रहे हैं। द टर्म थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन किसने कॉइन किया? ये खासा खासा आसान है। सभी आईआर के स्टूडेंट जानते हैं कि सैमुअल हंटिंगटन ने ये बुक लिखा है, द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। इसके बारे में तो बहुत ज्यादा आप लोगों को मैंने डिफरेंट डिफरेंट बताया है कि वो 3 वेव कौन थे, 2 रिवर्स वेव कौन थे, एंड लाइक दैट। तो सैमुअल हंटिंगटन। अरेंज द फॉलोइंग डिसआर्ममेंट ट्रीटी कन्वेंशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये भी मैंने यहाँ दे दिया है क्योंकि इसमें से बहुत आपको याद नहीं होगा। ये भी एक अरबी टाइप का है एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो है, इसको एकदम रट लीजिए। ये 72 में अडॉप्ट होती है, 75 में लागू होते हैं, 72 75 ऐसे रट लीजिए, BWC। इस तरह केमिकल वेपन वेपन कन्वेंशन जो है वो 93 में अडॉप्ट होती है, 97 में लागू होते हैं। इन दो को तो कभी भूलिए मत, कभी मत भूलिए। और बाकी जो है उसको आप देख लीजिए जस्ट, और इसको मैच भी कर लीजिएगा। सही आंसर दिस। जस्ट एट बेलम और जस्ट इन बेलो में बहुत दिन बाद देख रहा हूं, मैंने कई कई बार अपनी गाइड से लेकर हर जगह इसको बताया है। ये सब लैटिन टर्म है जो जस्ट वॉर थ्योरी से निकल के आती है। जस्ट एट बेलम का मतलब होता है कि कब आपको लड़ाई करना जस्टिफाइड है, मतलब जब आपको लड़ाई करने का हक है, राइट टू वॉर। तो उसको जैसे कि इंडिया बोलेगा कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान पे वो जस्ट एड बेलम है, एकदम हमें करना ही करना था टेररिस्ट अगेंस्ट वॉर। या अमेरिका बोलेगा कि मेरा वॉर ऑन टेरर जो है वो जस्ट एड बेलम था। दूसरा है जस्ट इन बेलो। यदि आप लड़ाई करते हैं तो उसके भी कुछ सिद्धांत हैं। महाभारत के टाइम से आ रहा है कि सूरज डूबने के बाद लड़ाई नहीं होगी, निहत्थे को नहीं मारा जाएगा, और आप याद कीजिए, मतलब एक धर्म युद्ध बोलते हैं, अभी भी धर्म युद्ध जैसा तो क्या है, लेकिन फिर भी कुछ तो बचा हुआ है, थोड़ी बहुत धर्म की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लड़ाई में, उसको कहते हैं जस्ट इन बेलो, राइट इन वॉर। वॉर में भी कुछ अधिकार है। आप याद कीजिए कि लड़ाई के बाद जो है सिकंदर, जो पंजाब का किंग था, पौरस, उसको जो है गिरफ्तार करके लाता है और उसको चेन में बंधा हुआ है, सामने खड़ा होता है, जैसे मोडुरो को गिरफ्तार करके ट्रम्प के सामने लगाया जाए। और सिकंदर ने पूछा पोरस से कि बताओ तुम्हारे साथ अब कैसा बिहेव किया जाए। तो उसने यही कहा होगा, जस्ट इन बेलो। जस्ट इन बेलो कहता है जैसा एक राजा एक दूसरे राजा के साथ बिहेव करता है। मे बी मॉडुरो विल से द सेम टू ट्रम्प, कि ट्रम्प यदि से पूछे कि तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया है तो बोलेगा जैसा एक प्रेसिडेंट दूसरे प्रेसिडेंट के साथ करता है, जस्ट इन बेलो। सो इट इज लॉज ऑफ वॉर, लैटिन फ्रेज। गोल्डन डोम क्या है? ये न्यूज में आया था, मैंने अपने मंथली न्यूज लेटर में बताया भी था। गोल्डन डोम डोम जो है, इसके पहले आयरन डोम याद कीजिए, इसराइल का जो एयर से जितने एयर स्ट्राइक होते हैं, मिसाइल एंड अदर रॉकेट, उसको रोकने के लिए एक जो एंटी मिसाइल सिस्टम या एंटी रॉकेट सिस्टम है, उसको आयरन डोम हुआ कहते हैं। और गोल्डन डोम उसी का एक बहुत बड़ा रूप है जो अमेरिका, ट्रंप ने कहा है हम उसको इंस्टॉल करेंगे जिससे हम पे कोई अटैक ना कर पाए। अमेरिका तो पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है। अमेरिका ने ये दिखा दिया है कि यदि कोई पावर मॉन्स्टर बन जाए, जैसे अमेरिका अभी बन चुका है, तो क्या दुनिया के लिए हो सकता है, ये अमेरिका ने दिखा दिया है। Arrange the following concepts in an ascending order as they attain prominence in international relations। बहुत ही मजेदार। ascending मतलब जो पहले आया पहले, जो बाद में बाद। ये सब कॉन्सेप्ट यदि आप देखोगे तो सबसे पहले कौन आएगा? पावर पॉलिटिक्स सबसे पहले आएगा, उसके बाद हार्ड पावर आएगा, फिर जो है जोसेफ नोए की याद करो, सॉफ्ट पावर, फिर स्मार्ट पावर, और फास्ट पावर जो है ये है अभी की पावर। स्पीड बेस्ड इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक, रैपिड डिसीजन मेकिंग एंड दैट फास्ट पावर। बेबी इजराइल उसको दर्शाता है, तो ये 5 हो सकता है। दिस इज, ये दोनों जो
टर्म है सॉफ्ट पावर स्मार्ट पावर जोसेफ नए से एट्रीब्यूटेड है। 109 देखो, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले कौन बुक आया, बाद में कौन आया। ये भी काफी आसान है, सबसे बाद में इसमें कौन आया होगा। आप ये देखो, ऑन लिबर्टी जेएस मिल लिखते हैं 1859 में, कोई यहाँ पे 1859 के बाद दिखता है? कभी नहीं। ये सब लेवाइथन जो है वो 1640 50 51 में लिखी जा रही थी। तो सी से अंत होता हुआ दो ही है, ये दोनों खत्म कर लो। और यहाँ पे देखोगे तो प्रिंस से पहले कौन आएगा? मैकियावेली से पहले कोई है नहीं, तो ई से अंत होता हुआ, दोनों ई से अंत हो रहा है, ई के बाद ए है, तो ये तो खत्म हो गई। अब यहाँ पे देखोगे तो बी डी है, और यहाँ यहाँ जो है बी डी है। बी डी, ओके 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 ओके, ई ई सॉरी, इसमें देखो ए है, इसमें ई है, ए और ई, वी ऑल नो कि ई पहले आएगा, इसका मतलब ई वाली सही है। वेरी वेरी इजी, हमने दे भी दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पाइपलाइन कनेक्ट रसिया टू वेस्टर्न यूरोप, ये काफी न्यूज में था। जब 2022 में यूक्रेन रसिया वॉर होता है, उसके कुछ समय बाद ही जो है एक पाइपलाइन में धमाका होता है और पूरे यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। उस समय में ये नॉर्ड स्ट्रीम का जो है काफी न्यूज में आया था। नॉर्ड स्ट्रीम एक इंटरकंटिनेंटल पाइपलाइन है, जो देखिए यहाँ रसिया से शुरू होती है, और ये बाल्टिक सी है, जिसके किनारे में लटीविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया है, फिनलैंड ऊपर में है, यहाँ स्वीडन है, इससे होते हुए जो है ये जर्मनी में घुसती है और आगे जाती है यूरोप को। और उसको अभी हाल में जर्मन कोर्ट ने जो है ये फैसला दिया है एक दिन पहले, कि इसको उड़ाने में यूक्रेन के लोगों का हाथ था। ये भी ध्यान रखिए, नॉर्ड स्ट्रीम। Which one of the operation launched by India in June 2025 evacuated over 4,400, 4,000 से अधिक इंडियन नेशनल को ईरान और इजराइल से हम लोग ने इवैक्यूएट किया, जबकि वहां पे ईरान इजराइल में वॉर शुरू हो गया था, जिसमें यूएसए भी घुस गया था। उसने बॉम्ब जो है एंटी बंकर बॉम्ब बरसाए थे उसके न्यूक्लियर वेपन को ध्वस्त करने के लिए। तो हम लोगों ने एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो उस ऑपरेशन का नाम हम लोग सब जानते हैं, ऑपरेशन सिंधु था। मैं उसे मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में हम लोगों ने 2021 नहीं 2022 में चलाया होगा। यूक्रेन में जब तानातानी काफी बढ़ गई थी, यूक्रेन और रसिया वॉर लगभग शुरू हो गया था, तो हम लोगों ने ऑपरेशन गंगा चलाया था, वहां से स्टूडेंट अदर को इवैक्यूएट किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि पी, जबकि वहां पे फिर से ईरान में इतनी टेंशन हुई कि वहां वॉर हो जाएगा, तो इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन स्वदेश। स्वदेश, वहां से स्टूडेंट जो कि काफी संख्या में 9,000 और अदर्स को उठाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश, अभी जनवरी 2026 फ्रॉम ईरान। 112 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर एरोस्पेस फर्म हैज रिसेंटली एग्रीड टू पार्टनर विद इंडिया टू जॉइंटली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन फॉर द इंडिजिनस AMCA प्रोग्राम, RIP, ऑर्बिट। आंसर साफरान, पढ़ लीजिए। 113 देखिए, रेमंड एरन जो है वो किस टाइप के रियलिस्ट थिंकर माने जाते हैं, या किस टाइप के थिंकर? क्या क्लासिकल रियलिस्ट, नियो क्लासिकल, क्रिटिकल, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट? क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर है। इनकी जो बुक है पीस एंड वॉर, ए थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर इज रिगार्डेड एज यूएसएस लॉन्गेस्ट वॉर इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू फेज? यहाँ आप खूब ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं वियतनाम वॉर और अफगानिस्तान वॉर में। कई स्टूडेंट्स पे वियतनाम वॉर मार के खुश हो जाएंगे कि वो तो 20 साल तक, 55 से 75 तक चला था लगभग, लेकिन ये भूल जाएंगे कि उससे कुछ महीने ज्यादा अफगानिस्तान वॉर चला, 2001 में शुरू हुआ, 2021 के अगस्त तक चलती रही थी, और यही सबसे लंबा वॉर है। अंत में उनको हारना पड़ा दोनों वॉर में, और ये साबित करता है कि यूएस में बी द सुपर पावर, में बी द पावर जो कि एक महीने से अंदर सब्जुगेट कर सकता है किसी कंट्री को बम गिरा करके मिसाइल से, लेकिन उस कंट्री के आत्मा को कुचल नहीं सकता, उस कंट्री पे राज नहीं कर सकता। अंत में अमेरिका को भागना पड़ेगा, और ये अमेरिका की लिमिटेशन है, और ये सभी कंट्री की स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो कंट्री जो है उस कंट्री के पीपल का होता है। यदि कोई कंट्री ठान ले कि अमेरिका को नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो वो वहां जाके शासन नहीं कर सकते हैं उतनी दूर से। अमेरिका सभी कंट्री से दूर है, आप इस बात को ध्यान रखिए। 114 देखिए, इंडियाज मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट कालादान प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है कोलकाता से, और ये जो है हुगली पोर्ट, हुगली रिवर से होते हुए
सी रूट पे जाता है, फिर उसके बाद सितवे पोर्ट जो बे ऑफ बंगाल में है, म्यांमार का, वहां आता है, अभी हम लोगों ने देखा भी। वहां से पाइथेवा जो है रोड से जाता है, फिर आइजल तक जो हमारे मिजोरम में चला आता है। तो ये म्यांमार के साथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर दिया। इसी के साथ में एमजीसी जो है, मेकॉन गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट, ट्राई लैटरल हाईवे प्रोजेक्ट भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से INSTC जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इंडियन इंडियन नॉर्थ साउथ, जो कि सेंट्रल एशियन होकर के जाती है, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, उसको ध्यान रखिए। एंड आईमेक जो अनाउंस हुई थी, जो मिडिल ईस्ट होके मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी था, ये सब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को जरूर याद रखिए, डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। 115 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट रिलेटेड टू यूएन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सब मुझे याद रहता है, इसलिए मैंने दे दिया है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2015 में अनाउंस हुई थी, बान की मून उस समय में थे, ये भी हम लोग याद रखते हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशन 2005 में स्टैब्लिश होती है। फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन मेक्सिको सिटी 1975, उसके बाद 80, 85 और 95 में लास्ट बीजिंग में होती है। ये सब भी हम लोग को याद रहता है, बिकॉज हम लोग इतना देखा है। आईसीसी जो है रोम स्टैट्यूट से निकलती है, 1998 में रोम स्टैट्यूट अडॉप्ट होता है, लेकिन 2002 में ये आईसीसी फॉर्म होती है। यूनिसेफ का कन्वेंशन मुझे नहीं याद था, 1990 है। तो आप इसको आराम से मैच कर सकते हो, कई तरीके से मैच कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, तो पहले कौन होगी, डी बी में देखो, इस्टेब्लिशमेंट, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये होती है 2002 में। और बी है यूएन पीस कीपिंग 2005 में। पहले कौन होगी, पहले जो है होगी बी, पहले होगी डी, और फिर होगी बी। अब यहां देखो, डी भी होना चाहिए, यहाँ है बी डी खत्म, बी डी खत्म, बी डी खत्म, एक ही में डी भी है और ये मिल जाता है। कई बार आप लकी हो गए तो ऐसे भी आपको बाकी जानना भी नहीं है। द अरब स्प्रिंग दैट बिगेन इन ट्यूनिसिया इन 2010 वाज ट्रिगर्ड बाय, जो अभी उन्होंने देखा ना, जैस्मिन रिवॉल्यूशन से शुरुआत हुई थी ट्यूनिसिया, फिर वो फैल गई लीबिया, इजिप्ट, मेनी अदर कंट्री में जो है फैल गई थी। केवल सऊदी अरबिया और कुछ को छोड़ दो तो हर जगह लोग सड़कों पे उतर आए थे अरब में। तो ये बेसिकली जो है, ये शुरुआत जो हुई थी, ये मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मुझे जान के बहुत ही अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन कि सेल्फ इमोलेशन ऑफ मोहम्मद बाउजीजी से शुरू हुआ था, जो कि आगे किसी एग्जाम में आपको हेल्प कर सकता है, तो जान लीजिए। रॉबर्ट कॉक्स, जिन्होंने फेमस बुक लिखा है प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, नियो ग्रामस्चियन कहलाते हैं, क्रिटिकल थिंकर कहलाते हैं, मार्क्सिस्ट, नियो मार्क्सिस्ट भी कह सकते हैं। सो रॉबर्ट कॉक्स पैराडाइम ऑफ प्रोडक्शन इन क्रिटिकल थ्योरी एग्जामिन, ये तो बहुत चीज खुद ही बता रहा है ये, रैशनलिटी नहीं, इकोनॉमिक पैटर्न एंड सोशियो पॉलिटिकल रिलेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बुक है ये, बाकी ये जेंडर और ये सब की तो है नहीं। तो आप इसको, भले कितना ही वेग हो, आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। सिंजो आबे, जो कि जापान के बहुत ही लंबे समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त, तो उन्होंने जो है, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पॉलिसी ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, उसी पे क्वाड जो है वो बेस था, जो कि अब एक तरह से मर चुका है। तो उसमें आप इसको देखो, क्या ये जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है, वो यूएसए को काउंटर करने के लिए पॉलिसी लाई गई थी? नो, ये चाइना को काउंटर करने के लिए लाई गई थी। यदि आप डी को हटा दो, इसमें आपको जो है, तो मैं ये कह रहा था कि यूएसए को काउंटर करने के लिए नहीं है। यदि आप इसको देखें, डी को यदि आप हटा दें और ये करें कौन से करेक्ट है इसमें, तो इसमें डी है, इसमें डी है, यही दोनों बचता है। अब इसमें आप देखें तो बी कॉमन है, तो बी को चलो कॉमन कर देते हैं। अब इसका मतलब केवल हमें देखना है ए और सी में कौन सी सही है। तो कीपिंग कमिटमेंट टू पीस एंड स्टेबिलिटी सही होगा, और सी है इनहांसिंग इट्स इकोनॉमिक सुप्रीमेसी इन इंडो पैसिफिक। ये बहुत ही आउटलैंडिश स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, चाइना को काउंटर करने के लिए था। तो ये सही क्या हो जाएगा, ए एंड बी, इजी क्वेश्चन। 20 देखिए, द साइकोलॉजिकल consequences ऑफ रेसिज्म ऑन द colonized were deeply studied by whom। ये यदि आपने थोड़ा भी कोलोनाइजेशन या कोलोनियल थिंकर या पोस्ट कोलोनियल थिंकर के बारे में पढ़ा हो, तो फ्रेंच फैनन को आप भूल नहीं सकते हैं, जिन्होंने अपने कई बुक से, लाइक ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क एंड रेचेड ऑफ द अर्थ से, जो साइकोलॉजिकल
जो कल्चर, लैंग्वेज और जो पूरा जो जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे टॉर्चर्ड होता है कॉलोनाइजेशन में, उस पे काम किया है फ्रेंच फैनन। ये सब जो है काफी फेमस थिंकर हैं, जोसेफ कर्नाड एंड क्वामे निक्रुमा। क्वामे निक्रुमा माना जाता है कि कोलोनियलिज्म जो है वो क्वाइन इन्होंने ही किया है। चाइना's Belt and Road Initiative was joined by which South American country in May 2025? ये क्वेश्चन जो है एक जनरल नॉलेज करंट अफेयर कर सकते हैं उसका क्वेश्चन है। वैसे मेरे नज़र से ये मिस कर गया था, बट मुझे जब मैंने इसका आंसर देखा तो मुझे याद आया, यस न्यूज़ में था। कोलंबिया कोलंबिया जो है फॉर्मली साइंड ए कोऑपरेशन प्लान विद चाइना टू ज्वाइन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या? बेसिकली ये चाइना का स्ट्रक्चरल पावर शो करने का है कि जो हमारा एंशियंट सिल्क रूट था, ट्रेडिंग रूट था, जो रोड, सी एंड मल्टी मॉडलिटी का है, वो हम उन सब कंट्री के साथ में हम पैसे देके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे लॉजिस्टिक जो है इफिशिएंसी, जो सप्लाई चेन उन कंट्री के साथ एकदम स्मूथ हो जाए और ट्रेड का काफी विकास हो। इसको पहले उन्होंने वन वन बेल्ट वन रोड ओबी और कुछ नाम दिया था। बाद में उन्होंने जो है इसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया, BRI। इंडिया के लिए ये आंख की किरकिरी है, क्योंकि इसमें जो है इवन पाकिस्तान शामिल हो गया है, शायद बांग्लादेश भी शामिल है, मालदीव भी शामिल है, श्रीलंका भी इसमें शामिल है, और इंडिया को लगता है कि ये उसको एक तरह से इंसर्कल करने का है इन सब कंट्रीज के थ्रू। इंडिया को एक और बात बेल्ट रोड इनिशिएटिव से काफी प्रॉब्लम है, जैसे आपकी जानकारी तो बता दूं, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि BRI का एक पार्ट है, और जो हमारे आजाद कश्मीर जिसको वो कहते हैं, जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उसके कुछ पार्ट से गुजरता है, और इंडिया को इस पे खासा परेशानी, अभी इंडिया चाइना के बीच में इस बात को लेकर तानातानी हुई है। 122 देखिए क्वेश्चन, एजर्सन देखिए, द गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कॉमन्स आर कॉम्प्लेक्स एंड फ्रैक्चर्ड। ग्लोबल कॉमन्स क्या है? डीप सी, आउटर स्पेस एंड ऑल, जो पांच जो हैं, एटमॉस्फेयर एंड लाइक दैट, जो किसी का नहीं है, सबको मिलके करना है। द गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कॉमन्स आर कॉम्प्लेक्स एंड फ्रैक्चर्ड, पोजिंग चैलेंजेस टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। कौन कहेगा नहीं? यही तो है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, जेरेड हार्डिन का याद कीजिए। Conventions like UN clause, UN law of sea, do not fully incorporate modern conservation principles such as the ecosystem approach and marine protected areas। ये भी बात जनरल है, सही है, और ये इसको बॉल्स्टर भी करता है, इसीलिए आसान है। 123 देखो, अरेंज द वेस्ट एशियन इवेंट क्रोनोलॉजिकल इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इस पे कई तरह का मैंने कोशिश किया था कि BA DA BD, चलो ठीक है, आप इसको देख लेना, लेकिन यहाँ पे यदि आप देखोगे, चलो थोड़ा सा आपके साथ में मैं गेम खेल। देखो, ओस्लो एकॉर्ड जो है मुझे याद रहता है 1990s में हुआ था, कुछ रख लो 1993, कुछ रख लो 1990, मतलब अरब इसराइल के बीच में ओस्लो एकॉर्ड वेरी फेमस, फर्स्ट ओस्लो एकॉर्ड, सेकंड ओस्लो एकॉर्ड ऐसा होता है। और कैंप डेविड जो है 1978 में होता है अमेरिका में। कैंप डेविड जो है USA के प्रेसिडेंट का रिट्रीट है, वहां पे होता है इजिप्ट और इसराइल के बीच में कैंप डेविड। तो चलो यहाँ पे देखें, तो पहले क्या होगा? बी और फिर होगा ए, यही मैंने यहाँ लिखा है BA। अब बी यदि देखो तो यहाँ AB है, तो ये खत्म हो जाता है। बी, यहाँ तो असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो BA AB ये भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे BA है तो ये होगा, यहाँ BA है, तो यहाँ देखो 50-50 गेम हम लोगों ने केवल इस बेसिस पे खेल लिया। अब इन दोनों में देखो, ये C से अंत होता है, ये E से होता है, तो C और E में कौन बाद में होगा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल वी ऑल नो 1948 में होता है, और अब्राहम अकॉर्ड जो है बहुत बाद में 2020 में होता है। अब्राहम अकॉर्ड इसराइल और UAE के बीच में पहली बार जो है एक तरह का समझौता होता है, एग्रीमेंट होती है इकोनॉमिक एंड ऑल। बाद में बहरीन भी इसको ज्वाइन करता है, USA इसका मीडिएटर होता है। तो ई से ही अंत होगा लास्ट में, इसका मतलब ये हमें मिल गया। सो दिस वे आप जो है निकाल सकते हैं, सबको जानने की जरूरत नहीं भी है। 124 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग US ट्रेड पैटर्न्स, टॉप में सॉरी, इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टोटल ट्रेड इन गुड्स इन US बिलियन डॉलर। मतलब सबसे जो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? सबसे जो डिसेंडिंग मतलब सबसे ज्यादा जो है उसको पहले लीजिए, और फिर उसके बाद सबसे कम वाले को नीचे लीजिए। यही समझ में आएगा। तो ये भी एकदम आर्बिट क्वेश्चन है, इतना कौन याद रखता है किसके साथ कौन करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक बात ध्यान रख सकते हैं,
कि ये यू और चाइना जो है नंबर 1 2 पे होंगे, लेकिन ये जानना बहुत मुश्किल है कि यू नंबर 1 पे है या चाइना है। यहाँ जो मैंने इंटरनेट से देखा और जो इसका ऑफिशियल आंसर भी है, उसमें ईयू पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इससे आप भले इसको मैच कर सकते हैं, देख लीजिए। 125 देखिए, द टर्म फिफ्थ कॉलम वाज कॉइन्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर। आप इस क्वेश्चन से ये लेके चले जाइए कि स्पेनिश सिविल वॉर 1936 से 39 में हुआ था। फिफ्थ कॉलम किसने कहा था, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है याद रखना। इसको आप RIP कर सकते हैं एक बार देख करके, लेकिन यहाँ पढ़ लीजिए, इंटरेस्टिंग। 126, in which of the following countries India engaged itself with the construction of parliament building। ये आसान है, क्योंकि जब अफगानिस्तान का एक तरह से नेस्त नाबूद हो गया था आफ्टर वॉर ऑन टेरर 2001 में, वहाँ हामिद करजाई आए थे, तो इंडिया को बहुत उससे फायदा हुआ था। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनी थी उसमें इंडिया के हजारों लोग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, ऑफिसर्स वहाँ गए थे। अफगानिस्तान को रिबिल्ड करने में हमारा बहुत हाथ था, लेकिन जब तालिबान वहाँ सेकेंड टाइम आए तो फिर हमारा सब खत्म हो गया। इनफैक्ट हमें काफी लॉस हुआ तालिबान के सेकेंड टाइम आने से, इकोनॉमिक लॉस। Alexander Went, the constructivist conception of social structure is। तो ये तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर एक तरह से अलेक्जेंडर वेंड है, निकोलस ओनफ के साथ में। और इसमें जो है आइडिया, नॉर्म, बिलीफ जो है, कैसे ये चीजें जो है, जो सॉफ्ट पार्ट में इंटरनेशनल रिलेशन का, वो कैसे नेशन की आइडेंटिटी तय करते हैं, और आइडेंटिटी कैसे इंटरेस्ट तय करती है, और आइडेंटिटी इंटरेस्ट कैसे स्टेट के एक्शन को जो है तय करते हैं। यही चीज जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड ऑन आइडिया, नॉट बिलीफ। तो यहाँ पे देखिए, तो सोशल स्ट्रक्चर है। अब इसमें कौन सा नहीं होगा, यहाँ डी पे आइए। ए सिक्योरिटी डिलेमा इज ए सोशल स्ट्रक्चर नॉट कंपोज्ड ऑफ शेयर्ड नॉलेज इन विच स्टेट ट्रस्ट वन अदर। इसमें कई कई गलतियां हैं। सिक्योरिटी डिलेमा में ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे को, और ये भी एक सोशल कंस्ट्रक्शन ही है, जो कि दोनों आपस में जब शेयर्ड नॉलेज नहीं होती है तब ऐसा होता है। तो डी को आप हटा दीजिए, तो बाकी इसमें आपको एलिमिनेशन से मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पढ़ लीजिए। 128 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंक टैंक्स ऑफ इंडिया होस्ट द इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटजिक डायलॉग IASD टू सर्व एज द। चलिए हिंदी में पढ़ देता हूँ कि इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटजिक डायलॉग जो है, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करती है। यहाँ पे कई जगह कुछ ये भी मिलता है कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिलता है, और कई जगह इंडिया काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर भी मिलता है। सो चलो, इसको और कई जगह ये भी मिलता है, मनोहर पर्रिकर। तो इसको आप चेक कर लीजिए। मैंने जो मतलब देखा ज्यादा जगह मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडी एनालिसिस, ये भी जो है बिट क्वेश्चन है। 129 देखो, दैट इज वेरी इजी। कई तरीके से आप इसको कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, जिसको स्टार वॉर रेगन के टाइम में कहा गया, स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस प्लान, जिसको आप गोल्डन डोम नाम से आप जान सकते हैं, सी का 2। और सी का 2 से ही जो है ये हो जाता है क्रैक। बाकी मैच कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। यहाँ पे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टी इन यूरोप। करेक्ट। तो कैर स्टेमर जो है एसोसिएट कंजर्वेटिव पार्टी से कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो लेबर पार्टी के हैं कैर स्टेमर। तो ये गलत हो गया, ये जो है वो करेक्ट नहीं है। सिन फेन जो है स्पेन की नहीं होके आयरलैंड की, ये भी गलत है। इसका मतलब दो तो सही होना ही है, तो इसका मतलब ये दोनों सही हो गई। तो सी और डी जो है ये सही है। लिबरल पार्टी जो थी, उन्होंने ही हमें जो है आजादी दी थी। क्या आपको याद है कि उस समय लेबर पार्टी के कौन प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके समय में हमें आजादी मिली? वो थे क्लेमेंट एटली, जो विंस्टन चर्चिल, इतने महान लीडर को उन्होंने हरा करके जो है प्राइम मिनिस्टर वो बने थे। उनके पार्टी को लेबर पार्टी, और तब हमें मिला था। तो सी और डी, इजी क्वेश्चन। 131 देखिए, ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आगे के एग्जाम के लिए आपको हेल्प कर सकता है कि ये किसने कहा है। मैंने यहाँ पे पूरा दे दिया है, क्योंकि ये नेम जो है, आप ये तो जरूर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी जो है रॉबर्ट गिल्पिन के साथ चार्ल्स किंडल बर्गर ने भी दिया। ज्यादा नाम इनका ही आता है। तो डी का 2, और डी का 2 से ये जो हो जाता है क्रैक, और इससे लेकिन आपका काम तो चल जाता है, लेकिन इसको बिना पढ़े हुए और ये बिना जाने हुए कि ये क्या है और किसने दिया, आप आगे मत बढ़िएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 132 देखिए, द आइडिया सेक्युरिटाइज द एनवायरमेंट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर। यहाँ पे सेक्युरिटाइजेशन या जो सिक्योरिटी स्टडी से रिलेटेड जो
स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है उसको कोपेनहेगन स्कूल ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज कहते हैं। उसके जो प्राइमरी थिंकर वो यही तीनों हैं, बैरी बुजान, ओल वेवर एंड जैप वर्ल्डे। इन्होंने बुक लिखी है सिक्योरिटी ए न्यू फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस। इस बुक को भी याद रख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे नॉलेज देता है। यहाँ पे आइए, ये तो मैं कभी याद रखता नहीं हूँ, लेकिन चलो ये ऐसे ही अरेंज्ड है, बस इसको एक बार याद कर लीजिए। सार्क ईयर और सार्क की ये सब सेंटर मुझे कभी याद रहते ही नहीं हो, पता नहीं ये क्यों पूछते हैं। 134 देखिए, दीज आर वेरी वेरी इजी। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में होता है। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997, जिसके बाद G20 आती है। डॉट बॉम्ब, डॉट बबल जो है क्रैश होता है 2000 में। अभी कई लोग कह रहे हैं कि अब एआई बबल जो है वो फूल रहा है, वो भी कभी भी क्राइसिस आएगी। यूएस सब प्राइम क्राइसिस 2007 में आती है। किसी तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। मतलब जो ह्यूमन सिक्योरिटी इसको कहते हैं, जो टेरिटोरियल नहीं है, स्टेट की सिक्योरिटी से नहीं है, हार्ड सिक्योरिटी नहीं है। लाइक फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी जो है वो नॉन ट्रेडिशनल है। साइबर सिक्योरिटी नॉन ट्रेडिशनल है। जेंडर सिक्योरिटी है। लेकिन टेरिटोरियल सिक्योरिटी, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, ये सब जो है, तो बी और ई को हटा दीजिए, बी और ई। तो इसमें से क्या बच जाएगा? बी भी तो ए और सी जो है, फूड एंड हेल्थ, फूड एंड हेल्थ एंड साइबर सिक्योरिटी, इन सबको आप कह सकते हैं अ, कि ये दोनों सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जेंडर सिक्योरिटी डज नॉट फॉल जो है ये कहना गलत है, इसलिए ए और सी सही है। इजी। Adjacent देखिए, इंडिया रसिया bilateral naval exercise इंदिरा was held in two phases, harbor phase at Mumbai and sea phase in the Bay of Bengal. I don't know, मुझे याद नहीं है। ये इतना याद है कि इंदिरा थी, लेकिन उसका क्या कहाँ कहाँ पे हुई थी ये मुझे याद नहीं है। एक्सरसाइज इंदिरा was done to enhance interoperability towards countering common maritime threat, ये बिल्कुल सही है। और ये जो मैं सोच रहा था वही हुआ, ये गलत है कि कहाँ कहाँ हुआ। इंदिरा तो हुआ है, लेकिन इसका सी फेज जो है वो होता है बे ऑफ बंगाल में। पढ़ लीजिएगा। और फिर जो है विशाखापत्तनम में होती है। तो इतना डीप कौन जानता है, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसीलिए ए जो है गलत हो जाती है, ये सही है, इसका मतलब 4 नंबर होगा। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। 137 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग मेड टू प्रेजेंट ओरिजिनल लाहौर रिजोल्यूशन 1940 लेटर नोन एज पाकिस्तान रिजोल्यूशन। इसको आप जनरली यदि ध्यान नहीं देंगे तो आप मोहम्मद अली जिन्ना मार के आ जाएंगे, बट सही आंसर इसका है के फजलुल हक। इसको आप और डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये पढ़ा था मोहम्मद अली जिन्ना में, लेकिन जो ओरिजिनल जो प्रेजेंट किया गया, आर्टिकुलेट किया था, पढ़ा नहीं था, आर्टिकुलेट किया था जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी इसी में। लेकिन एक्चुअल लेकर के जो आया था रिजोल्यूशन, जिन्होंने इसको रीड आउट किया, वो ए के फजूल हक थे। डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग टू नो। यहाँ एजर्सन देखिए, लिबरल थ्योरी फोर ग्राउंड द रोल ऑफ, मतलब आगे लेके आते हैं फोर ग्राउंड। लिबरल थ्योरी हाईलाइट कर लीजिए और फोकस द रोल ऑफ डोमेस्टिक एक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग स्टेट प्रेफरेंस। मे बी ट्रू। चलिए, लिबरल आर्ग्यू दैट द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम इज इररिलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग स्टेट बिहेवियर। बिल्कुल गलत है। वो भी मानते हैं कि एनार्किकल जो है इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर है, और इसके चलते ही इंस्टीट्यूशन जो है वो मॉडरेट करते हैं स्टेट के बिहेवियर को। तो आर गलत, ए सही, क्योंकि एक तो गलत हो गया, दूसरा सही होगा ही, थ्री। 39 देखिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग की इवेंट्स रिलेटेड टू द इमरजेंस ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम। तो ये भी आसान है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो सबसे बाद में क्या हुआ होगा इसमें? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया तो 1648 में, 30 ईयर वॉर उससे भी पहले तब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया होती है। कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में आती है। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो गया। नेपोलियनिक वॉर भी 1815, वाटरलू सब जो हुई 1815 के आसपास। ग्रेट डिप्रेशन 1930s में। तो इसका मतलब ग्रेट डिप्रेशन से बाद में इसमें कोई नहीं हुई है। तो ई से अंत होता हुआ दो ही है। इसमें बी और डी, चलो बी और डी से ही हमारा काम चल जाएगा। टी ईयर वॉर पहले हुई होगी, नेपोलियनिक वॉर बाद में हुई है, तो बी पहले, बी पहले एक ही में। चलो, मतलब दिस इज द वे टू ट्रैक में, बार बार आपको ये बता रहा हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इथिक्स ऑफ वॉर। ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको आगे भी जाना चाहिए। माइकल वॉल्जर, जो कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी के लिए जाने जाते हैं, कम्युनिटेरियन थिंकर जाने जाते हैं, इथिक्स ऑफ वॉर के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर, ए मोरल आर्गुमेंट विथ हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशन, माइकल वॉल्जर। बस याद कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, इसके बाद तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए
मैं आपको दे रहा हूँ जो जो उनके पैसेज टाइप के क्वेश्चन, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि काफी आसान होते हैं, आप उसको कर लीजिएगा जस्ट समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये पेपर आपने देखा होगा, इसमें 7 से 8 मुझे लगता है आर्बिट हैं, जो कि बहुत कम है, 10 होने चाहिए। और डिफिकल्ट यदि आप देखें जो सुपर डिफिकल्ट, तो वो भी जो है 7 से 8 है। तो ये दोनों को यदि आप निकाल दें, 15 क्वेश्चन, तो करीब 85 क्वेश्चन जो है बहुत ही डुएबल है। इसीलिए यदि आप देखें कि इसमें जेआरएफ की जो स्कोर जाएगी, मेरे अनुसार से हाई जाएगी। मैं कह सकता हूं कि 80 प्लस आपको लाना होगा जेआरएफ के लिए जनरल। इसके अनुसार से ही आप डिफरेंट कैटेगरी के नीचे नीचे ले जा सकते हैं। कई स्टूडेंट कहते हैं सर आप कैटेगरी वाइज क्यों नहीं बताते? मैं कोई गॉड नहीं हूँ, और ये गेस में मैं बिलीव भी नहीं करता। मैं जनरल देता हूँ जस्ट एज ए बेंचमार्क, उसके नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा करके आप खुद ही अपना गेस कर लीजिए। मेरी गेस ऐसी ही है। डियर स्टूडेंट, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, ये थोड़ा छोटा छोटा भी है, पढ़ने में दिक्कत होगी, आप इसको बड़ा करके आप पढ़ सकते हैं, थोड़ी फैला करके यदि आप पिंच आउट कर सकें तो। और आसान होती है, लेकिन यहाँ मल्टीपल ऑप्शन और ऑप्शन थोड़ी सी आप गौर से पढ़िएगा। इसका एक टेक्निक मैं कल आपको बता देता हूँ। पहले जो है आप इस पोर्शन को ना ब्राउज कीजिए, पढ़िए मत, ये इसमें टाइम मत वेस्ट कीजिए। जैसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल को पढ़ते हैं एकदम एक तेजी से पढ़िए, फिर क्वेश्चन पे आइए, और तब आपको याद आएगा कि इसमें किस लाइन में वो बात लिखी गई, वहां जाके उस लाइन के ऊपर नीचे गौर से पढ़िए, और फिर इस क्वेश्चन पे आइए, और फिर वहां जाइए, तीसरी बार में आप टिक कीजिए। दिस द वे। अब मैं आगे केवल बढ़ रहा हूँ, आप रोक रोक के इसको देख सकते हैं। 5 क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ पे हैं, फिर 5 क्वेश्चन जो है वो दूसरे पैराग्राफ पे हैं, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ। ये छोटा भी है, आसान भी लग रहा है। इसमें 10 में 10 आपको लाने चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप ये जानने को उत्सुक हैं कि यूजीसी नेट की जो आईआर बैच है वो कब से लॉन्च होगी, तो वो भी फरवरी से लॉन्च होगी, डेट आपको बाद में पता चलेगी। और आई होप कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां एक ग्रुप में आप आना आरन जो कहते हैं मिल के को क्रिएट करेंगे एक पब्लिक स्फेयर में। इट इज नॉट ओनली कि आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, अच्छी बातें होगी, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप तैयारी भी कर पाएंगे। आई होप लॉट ऑफ मई माई स्टूडेंट विल ज्वाइन दैट ग्रुप। एंड सीयूईटी पीजी मॉक टेस्ट सीरीज, यदि आप गलती से इसको देख रहे हैं, यदि आप अपने जूनियर को बताना चाहें, तो जरूर बताएं कि गोल्डन चांस है। यदि आप सीयूईटी पीजी में अपने चांसेस को बॉस्टर करना चाहते हैं, जो बची हुई जो जर्नी है उसको बहुत ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो मॉक टेस्ट है जो प्रीवियसली कंडक्ट हुए हैं ऑलरेडी ग्रुप में आपको लाइव मिलते हैं। यू आर लूजिंग नथिंग। जो न्यू मेंबर है उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो कब ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप रजिस्टर करें विद मेल, मेल करें नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर एट paulsciencehelp@gmail.com पे। इस मीडियम से आप पॉल साइंस हेल्प सर से जुड़ सकते हैं, अपनी बातें पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके बातों के जवाब, आपके क्वेरीज के जवाब दिए जाए। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, बाय।